नमस्कार विद्यार्थियों। पशुओं की जो आवास व्यवस्था के बारे में हम लास्ट क्लास में चर्चा कर रहे थे, तो हमने देखा कि भाई दो प्रकार की आवास व्यवस्था होती है। एक तो होती है खुली आवास व्यवस्था और बंद आवास व्यवस्था। दो प्रकार की आवास व्यवस्था के बारे में हमने चर्चा की। खुली आवास व्यवस्था में पशुओं को नाम से स्पष्ट है खुला रखते हैं, ओपन हर टाइम खुला रखेंगे, ठीक है। और बंद आवास व्यवस्था में बांध कर रखा जाता है। खुली आवास व्यवस्था में विभिन्न जो इकाइयां होती हैं उनके बारे में हम लास्ट क्लास में चर्चा कर चुके हैं। आज जो हम बंद आवास व्यवस्था के बारे में जानेंगे कि बंद आवास व्यवस्था क्या होती है, किस प्रकार से इसमें पशुओं को रखा जाता है बंद आवास व्यवस्था में, ठीक है। बंद आवास व्यवस्था, कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम, कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम। जिन स्थानों पर जगह की कमी होती है, ठीक है, आवास के लिए जगह की कमी होती है, कम जगह में ज्यादा पशुओं को रखना होता है। जैसे कि शहरों के अंदर अगर मान लो डेयरी फार्म एस्टेब्लिश किया जाता है, तो वहां पे किस प्रकार का आवास व्यवस्था अपनाई जाती है? बंद आवास व्यवस्था अपनाई जाती है, ठीक है। तो जहां पे स्थान की कमी होगी वहां पे बंद आवास व्यवस्था हम अपनाते हैं। इसमें पशुओं को हर समय क्या रखा जाता है? बांध कर रखा जाता है, एक ही स्थान पर बांध कर रखा जाता है और उसी जगह पे उनके चारे पाने की और साथ ही साथ उनकी मिल्किंग की यानी दुग्ध दोहन की, चारे पाने की जो व्यवस्था है उसी स्थान पे की जाती है। कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम में एक ही जगह पे बांध कर रखा जाता है, वहीं पे उनके जो मैनेजर्स हैं, जो ठाण होते हैं वो बनाए जाते हैं, वहीं पे पानी की व्यवस्था है, खाने पानी की व्यवस्था वहीं पे है और साथ ही साथ मिल्किंग की व्यवस्था भी वहीं पे की जाती है। एक ही स्थान पर बांध कर इनको रखा जाता है, ठीक। तो इसमें किस किस प्रकार की इस आवास व्यवस्था में हम देखेंगे, यदि पशुओं की संख्या यदि कम है तब तो हम कौन सी हाउसिंग अपनाते हैं? सिंगल रो हाउसिंग। सिंगल रो हाउसिंग का तात्पर्य क्या है कि यदि पशुओं की संख्या 10 से कम है, पशुओं की संख्या जो है वो 10 से यदि कम है, तब क्या करते हैं? हम सिर्फ एक ही पंक्ति में पशुओं को बांध कर रखा जाता है। इस प्रकार से जैसे ये ठाण बना दिया गया है और यहाँ पे पशु को बांध के रख दिया इस प्रकार से। अगर पशुओं की संख्या 10 से कम है तो हम एक ही पंक्ति में पशुओं को बांध कर रखते हैं, ठीक है। और यदि पशुओं की संख्या 10 से अधिक है, 10 से अधिक है, तब हम कौन सा हाउसिंग ये अपनाते हैं? डबल रो हाउसिंग। यदि पशु संख्या 10 से अधिक है, पशु संख्या 10 से अधिक है तो उसमें डबल रो हाउसिंग अपनाई जाती है, ठीक है। तो सिंगल रो हाउसिंग जब पशुओं की संख्या 10 से कम हो और पशुओं की संख्या 10 से अधिक हो तो डबल रो हाउसिंग अपनाते हैं। डबल रो हाउसिंग कैसे अपनाते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। यदि पशुओं की संख्या 10 से अधिक होती है तब हम डबल रो हाउसिंग अपनाते हैं। यानी डबल रो नाम से स्पष्ट है, दोहरी पंक्ति बनाएंगे, दो पंक्तियों में पशुओं को बांधेंगे। एक पंक्ति तो ये हो गई, इस पंक्ति में बांध दिया, और दूसरी पंक्ति ये हो गई, इस पंक्ति में बांध दी। जो हमने शेड बनाया है, जो पशुओं का जो रहने की जगह बनाई है, जो छत बनाई है, उसके नीचे दो ऐसे उस जो कमरे के अंदर दो पंक्तियों में पशुओं को बांधते हैं इस प्रकार से। अब इसके अंदर भी जो पशुओं को बांधा जाता है दो साइड के अंदर, दो पंक्तियों के अंदर, तो उसमें दो तरीके हैं। एक तो तरीका है कि एक दूसरे की तरफ उसके क्या रहे? फेस रहे, फेस टू फेस सिस्टम या हेड टू हेड सिस्टम इसको कहा जाता है, हेड टू हेड सिस्टम। इसमें क्या होगा? बीच में क्या बनाएंगे? हम मैनेजर बनाएंगे, ठाण बनाएंगे बीच में, और पशुओं के मुंह जो है वो एक दूसरे की तरफ रहेंगे, यानी इनके मुंह तो इधर है और इनके मुंह इधर है, यानी एक दूसरे की तरफ मुंह इनके जो है वो होते हैं। इस प्रकार से ये मुंह जो है वो एक दूसरे की तरफ इनके रखे जाते हैं। और दूसरा जो सिस्टम है वो सिस्टम है टेल टू टेल सिस्टम, टेल टू टेल सिस्टम। इसमें क्या होता है? जो
फेस जो होते हैं वो एक दूसरे की तरफ नहीं होके और बाहर दीवार की ओर रखा जाता है इनको ऐसे, और इधर ही यहाँ पे इसको एक ठान इधर बना दिया है और इसका ठान जो है वो इधर मेंजर इधर बना दिया है, यानी एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में मुंह रहेंगे। ठीक है, तो इस सिस्टम को तो फेस इन सिस्टम भी कहा जाता है, यानी चेहरे किधर है कमरे के अंदर, हम जैसे एंटर करेंगे चेहरे किधर है अंदर की ओर, कमरे में अंदर की ओर, और इसको क्या कहा जाता है फेस आउट, यानी इसमें चेहरे किधर है, जो सिर है वो किधर है, आउट यानी दीवारों की तरफ बाहर की तरफ फेस करते हुए ये पशु खड़े हैं, और इसमें फेस इन सिस्टम यानी पशु जो है अंदर की तरफ मुंह करते हुए खड़े हैं, और इसमें बाहर की ओर यानी दीवारों की ओर मुंह करके खड़े हुए होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये फेस टू फेस सिस्टम और टेल टू टेल सिस्टम होता है। अब देखिए इनमें फेस टू फेस सिस्टम में और टेल टू टेल सिस्टम के अंदर किस प्रकार से पशुओं को रखा जाता है और उसमें जो सेट बना रहे हैं उसमें क्या क्या व्यवस्था होती है। देखो ये छत है, ठीक है, ये बाहर की दीवारें हैं। अब फेस टू फेस सिस्टम में हम क्या करेंगे, सबसे पहले बीचों बीच एक 4 फीट चौड़ा, लगभग 4 फीट चौड़ा एक फीडिंग पासेज बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, फीडिंग पासेज। ये फीडिंग पासेज क्या होगा, इससे होते हुए पशुओं को दोनों तरफ चारा डाला जा सकता है। दोनों तरफ चारा डालने के लिए यहाँ पे क्या होंगे, मेंजर होंगे, यहाँ पे क्या बनाए जाएंगे, ठाण है। इस प्रकार से ये ठाण बनाए जाते हैं। ये मेंजर्स बन गए, ये मेंजर हो गए। ठीक है, फीडिंग पासेज के दोनों पास में ही मेंजर बना दिए जाते हैं। मेंजर जहां पे पशुओं को चारा डाला जाता है उसको मेंजर बोलते हैं। यहाँ से पशुपालक जो है वो आएगा और चारा इधर से डाल के चला जाएगा। ठीक है, जो ग्वाला है वो यहाँ पे दोनों साइड्स के अंदर जो चारा है वो यहाँ पे डाल देता है। तो ये 4 फीट की फीडिंग पासेज छोड़ा जाता है। उसके बाद में लगभग 2 फीट के दोनों साइड में 2-2 फीट के मेंजर बना दिए जाते हैं। उसके पश्चात यहाँ पे पशु खड़ा होगा तो ये भी पक्का फर्श किया जाता है, और ये लगभग 5 से 6 फीट पक्का फर्श हमने इसको बना दिया है। यहाँ पे जो है पशु वो है खड़ा रहेगा। यहाँ पे पशु जो है वो इस प्रकार से खड़ा रहता है और चारा चलता रहता है, यहाँ पे बैठ जाता है। तो एक पशु के लिए जो है वो लगभग 5 फीट चौड़ा, सॉरी 4 से 5 फीट चौड़ा और 5 से 6 फीट लंबा, इस प्रकार से यहाँ पे ये बना दिया हमने पशु के खड़े होने के लिए। इस प्रकार से यहाँ पे ये बना दिया। ठीक है, ये चारा चलता रहेगा पशु। फिर इसके बाद में जैसे ही ये सिटिंग स्पेस खत्म होता है उसके बाद में यहाँ पे लगभग 1.5 से 2 फीट चौड़ी जो है वो नाली बना दी जाती है। ठीक है, 1 से 2 फीट चौड़ी यहाँ पे नाली बना दी जाती है। तो यहाँ पे जो पशु खड़ा रहेगा, ठीक है, उसको हम नहलाने बाथिंग देनी है तो भी वो पानी जो है वो सारा यहाँ आ जाएगा। गोबर एक्सक्रीटा जो भी मूत्र वगैरह करता है वो सारा का सारा कहाँ आ जाएगा, इस नाली के अंदर आके इकट्ठा हो जाएगा। और इस नाली के बाद में लगभग 4 फीट चौड़ी जो है वो एक स्थान छोड़ा जाता है जिसको हम बोलते हैं एले। क्या बोलते हैं, एले बोलते हैं। मेंजर के बाद में स्टैंडिंग प्लेस हो गया या सिटिंग प्लेस बोल सकते हैं इसको, और ये होगी इसकी गटर, देन एले। ठीक है, ये लगभग 4 फीट चौड़ा जो है वो एले छोड़ा जाता है, जहां से यहाँ से ग्वाला जो है पीछे की तरफ से दुग्ध दोहन के समय यहाँ से इस पे नजर रख सकता है। दुग्ध दोहन करने के समय साथ ही साथ पीछे जो है गोबर वगैरह इकट्ठा करना है वो यहाँ से किया जा सकता है। इस साइड से यहाँ पे चल के और इसको साफ करना है, नहलाना है। ठीक है, ऐसी जो स्थितियों के लिए यहाँ पे ये क्या बनाया जाता है जहाँ से आसानी से चला जा सके, वो एले यहाँ पे निर्मित किया जाता है। तो ये तो फेस टू फेस सिस्टम है जिसमें क्या है, दो जैसे गायें ये खड़ी हैं, उन गायों में जो पंक्तियां बनी हुई ये खड़ी हुई हैं इस प्रकार से।
ये जो है गायें एक दूसरे की तरफ, इनमें क्या होता है एक दूसरे का फेस जो है वो एक दूसरे की तरफ होता है, ठीक है। और बिल्कुल बीचों बीच क्या होगा, फीडिंग पासेज होगा, देन मेंजर्स होंगे, फिर गायों में खड़े होने की जगह होंगी, उसके जस्ट बाद में दोनों तरफ नालियां होंगी, और उनके बाद में पशुपालन के लिए या ग्वाले के लिए चलने के लिए जगह होती है जिसको हम एले बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है फेस टू फेस सिस्टम में एक दूसरे की तरफ मुंह करके गायें जो वो खड़ी हुई होती है, ठीक है। देन हम बात करें टेल टू टेल सिस्टम में, तो इसमें क्या है, जैसे इसमें इधर ड्रॉ करते हैं हम इसको, टेल टू टेल सिस्टम में सबसे पहले तो यहां पे दोनों साइड्स के अंदर यहां पे 4-4 फीट चौड़ा क्या छोड़ा जाता है, लगभग फीडिंग पासेज, जहां से पशु पालन जो है या ग्वाला जो है वो पशुओं को चारा डालेगा। फीडिंग पासेज के जस्ट बाद में यहाँ पे ये ठान बनाए जाते हैं, ठीक है, लगभग 2 फीट चौड़े जो है वो ठान बनाए जाते हैं यहाँ पे, जहाँ पे पशुओं को चारा रखा जाता है। इसके पश्चात पशुओं के खड़े होने की जगह होती है लगभग 5 फीट चौड़ी, जहाँ पे पशु जो है वो खड़े हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में लगभग 2 फीट चौड़ी जो है वो नाली रखी जाती है, और फिर लगभग 4 फीट चौड़ा जो है वो एले रखा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे जो है पशुओं की जो मुंह जो होंगे वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, जो पशुओं के मुंह जो होते हैं वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में यहाँ पे रहते हैं, इसीलिए इस सिस्टम को फेस आउट सिस्टम भी कहा जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे व्यवस्था की जाती है। तो ये टेल टू टेल सिस्टम में ये फेस आउट यानी एक दूसरे की तरफ मुंह नहीं होते, मुंह जो है वो दीवारों की तरफ है इनके होते हैं, ठीक है। दोनों ही जो सिस्टम है उनके अपने अपने कुछ फायदे हैं और कुछ जो है डीमेरिट्स और कुछ मेरिट्स होती हैं, ठीक है। अब जैसे कि इसके अंदर है ये जो सिस्टम है ये ज्यादातर अपनाया जाता है फेस टू फेस सिस्टम, और ये क्या थोड़ा सा दिखने में थोड़ा आकर्षक दिखाई देता है, जैसे कोई आगंतुक आता है वो आकर्षक होता है। इसमें जैसे फीडिंग के समय दोनों साइड में हम डाल सकते हैं, तो इसलिए फीडिंग क्या होती है आसान हो जाती है, पशु को एक ही समय चारा उसमें डाला जा सकता है, ठीक है। फिर इन सिस्टम के अंदर एक समय के अंदर ही पशुओं को चारा डाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा दिखने में सुंदर और आकर्षक ये जो सिस्टम है वो दिखाई देता है इसके अंतर्गत, ठीक है। इसके अलावा जो टेल टू टेल सिस्टम है इसमें क्या होगा कि जो ग्वाला है एक ही समय दोनों साइड की गायों के मिल्किंग के समय दोनों साइड की गायों को ध्यान रख सकता है, यहाँ पे बीच में खड़ा होकर दोनों साइड की मिल्किंग, जबकि भाई यहाँ पे मिल्किंग के समय इधर आके ध्यान देना पड़ेगा, इधर वाले गायों को ये इधर आके ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन एक ही समय मिल्किंग के समय वो कर सकता है। इनकी साफ सफाई है, जो गोबर इकट्ठा करना है वो एक समय में किया जा सकता है। तो अपने अपने इनके कुछ फायदे और नुकसान हैं दोनों सिस्टम के अंतर्गत, कुछ मेरिट्स एंड कुछ डीमेरिट्स इनके अंतर्गत होते हैं, लेकिन जैसे जनरली ये जो सिस्टम है वो देखने में थोड़ा आकर्षक सा इसमें दिखाई देता है, ठीक है। तो ये कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम में पशुओं का जो बाड़ा है वो इस प्रकार से बनाया जाएगा और इस प्रकार से पशुओं को रखा जाता है फेस टू फेस सिस्टम में या टेल टू टेल सिस्टम के अंदर। और यदि पशुओं की संख्या 10 से कम है तो सिर्फ एक ही रो बनाएंगे, जैसे ये एक ही रो बनाएंगे अपन इतनी, ये एक ही पंक्ति के अंदर पशुओं को रखेंगे और उसके अंदर भी वही फीडिंग पासेज, देन मेंजर, पशुओं खड़े होने की जगह नाली और एले ये रहती हैं। और यदि थोड़ी सकड़ी जगह की आवश्यकता पड़ती है तब हम क्या है कि फेस टू फेस सिस्टम, इसमें क्या है कि एक्चुअल में अपन लगभग 24 फीट चौड़ाई के अंदर काम हो सकता है, जबकि टेल टू टेल सिस्टम में थोड़ा सा हमें ज्यादा चाहिए, लगभग 28 फीट की आवश्यकता इसमें पड़ती है, ठीक है। तो ये दोनों सिस्टम के हो गए अपने फेस टू फेस सिस्टम और या हेड टू हेड सिस्टम और टेल टू टेल सिस्टम, ठीक है, जो कि डबल रो हाउसिंग के अंतर्गत पशुओं को कन्वेंशनल हाउसिंग में इसमें इस प्रकार से रखा जा सकता है।
तो ये तो हो गया जहाँ पे पशुओं को, दुधारू पशुओं को या अन्य जो बड़े पशु हैं उनको रखा जाता है। इसके अतिरिक्त और जो इकाइयां हैं इसकी वही इकाइयां होती हैं इसमें भी, जैसे काफ पेन हो गया, ये पशुओं का वाड़ा तो हम पढ़ ही चुके हैं। दूसरा इसका जो है वो दूसरी इकाई होगी काफ पेन हो गई, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो आइसोलेशन बॉक्स हो गया, इसके अतिरिक्त काविंग बॉक्स हो गया। आइसोलेशन बॉक्स में किसको रखते हैं? बीमार पशुओं को। काविंग बॉक्स के अंतर्गत किसको रखा जाता है? काविंग बॉक्स या मैटरनिटी पेन हो गए, इनके अंदर किनको रखा जाता है? जो गाभिन पशु हैं, जो प्रसव के समय गाभिन पशुओं को इसके अंतर्गत रखा जाता है, काविंग बॉक्स के अंतर्गत रखा जाता है। इसके अतिरिक्त बुल पेन हो गए, जहाँ पे जो प्रजनन योग्य जो बुल हैं उनको इसके अंतर्गत बुल पेन के अंतर्गत यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा वो स्टोर रूम, क्वार्टर्स, ठीक है। ये और विभिन्न इकाइयां हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे सामान्यतः जो पशुओं को ये कि बांध कर रखा जाएगा, ठीक है। एक जगह बांध कर हम रखते हैं, पशुओं को एक स्थान में बांध कर इसमें रखा जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ जो डेयरी फार्म्स हैं वहां पर एक गोबर जो है उसके सही उपचार के लिए, सही किण्वन हेतु गोबर गैस प्लांट जो है वो भी लगाया जाता है। आजकल क्या है कि गांव में भी हर घर के अंदर ये क्या है कि गोबर गैस प्लांट है वो लगाया जा रहा है, और इसके द्वारा क्या है, जो गोबर है उसको सही तरीके से उपचारित कर सकते हैं और उसकी जो किण्वित गैसें हैं उनको एक जगह इकट्ठा करके और उनको हम किसी भी कार्य के अंदर उसको काम में लिया जा सकता है। और साथ ही साथ जो किण्वित जो गोबर है, जो स्लरी बोलते हैं जिसको, ठीक है, किण्वित गोबर है वो बहुत ही अच्छी खाद के रूप में कार्य करता है। तो गोबर गैस प्लांट कैसा होता है इसके बारे में हम देखें। इस प्रकार से खड्डा गहरा जो है गड्ढा एक बनाया जाता है जो लगभग 20 फीट गहराई होती है, और उसकी चौड़ाई भैया जितनी हमारी गाय है उसके अकॉर्डिंग 5 से लेके 20 फीट तक चौड़ा हम इसको रख सकते हैं, और इसकी जो गहराई होती है वो लगभग 20 फीट गहराई हम इसकी कर देते हैं। और चौड़ाई है वो भी क्या है, इसका जो चौड़ाई है वो भी 5 से लेके 20 फीट तक हम उसकी चौड़ाई करते हैं। इसके बीचों बीच इस प्रकार से दीवार जो है वो निर्मित की जाती है, ठीक है। और ये भी इसकी भी ये दीवारें पक्की बना के, पक्की दीवारें इसकी बनाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक चैम्बर, इस प्रकार से 2 चैम्बर में डिवाइड हो गए। एक चैम्बर के अंतर्गत इस प्रकार से यहाँ से जो इनपुट डाला जाता है, इस प्रकार से एक चैम्बर के अंदर यहाँ पे इनपुट डाला जाता है, एक पाइप लगा के और बाहर से कनेक्ट किया जाता है, और इस चैम्बर को हम बोलते हैं इनपुट चैम्बर। कौन सा चैम्बर? इनपुट चैम्बर। इसके अंदर हम जो गोबर है और उसको पानी के साथ मिला के इसमें डालेंगे, ठीक है। इसके अंदर धीरे धीरे आते आते वो किण्वन होगा, और यहाँ दूसरे चैम्बर से पाइप को निकालकर और एक जो है वो आउटपुट बनाया जाता है। इस प्रकार से एक दूसरा जो है आउटपुट है उसका निर्माण किया जाता है। आउटपुट जो है उसका लेवल जो है वो हमेशा इनपुट से थोड़ा नीचे रखा जाएगा, ठीक है। इनपुट का लेवल ये है तो आउटपुट का लेवल थोड़ा नीचे रखा जाता है, ताकि जो स्लरी बन के आती है वो इधर से बाहर होके इधर से निकल जाए, ठीक है। ये दूसरा आउटपुट चैम्बर हो गया। और ये जो गड्ढा है इसको बोला जाता है डाइजेस्ट। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टर, क्योंकि इसके अंदर किण्वन की प्रक्रिया एक प्रकार से डाइजेशन की प्रक्रिया होती है। फिर इसको यहाँ पे एक पत्थर लगा के इसको बंद कर दिया जाता है, और उसके ऊपर एक लोहे का इस प्रकार से ड्रम जो है वो यहाँ पे रख दिया जाता है, पत्थर में एक छेद करके, और यहाँ पे इस प्रकार से ये गैस जो है वो यहाँ पे इकट्ठी होती रहती है इसके अंदर, और यहाँ से एक
पाइप निकाल कर और इस गैस को हम किसी भी, यहाँ पे वाल्व लगा दिया जाता है और इस गैस को हम किसी भी कार्य में प्रयुक्त कर सकते हैं। किसी भी कार्य में जैसे ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, ठीक है, खाना पकाने के अंदर है या रोशनी पैदा करने के लिए। इवन इससे क्या है कि जनरेटर भी चलाए जा सकते हैं इसके द्वारा, जो गैस बनती है जिसका नाम है गोबर गैस। और ये जो इसको हम बोलेंगे गैस चैम्बर। तो इस प्रकार से गोबर गैस प्लांट के जो पार्ट हो गए, एक तो हो गया इनपुट, डाइजेस्टर, आउटपुट और चैम्बर, गैस चैम्बर, ठीक है। इनपुट के अंदर गोबर और पानी को हम मिक्स करके 1:4 या 4:5 के रेशियो में इसको पानी के साथ में मिला के, गोबर और पानी को मिला के इसके अंदर डाला जाता है। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इकट्ठा होता है ये, ठीक है। इसका डाइजेशन यानी किण्वन की प्रक्रिया होती है। किण्वन के फलस्वरूप गैसों का निर्माण होता है, वो गैसें इस चैम्बर में आके इकट्ठा हो जाती हैं, ठीक है। और आवश्यकता अनुरूप हम इसको काम में ले सकते हैं, ठीक है। डाइजेशन के फलस्वरूप जो किण्वित जो गोबर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लरी, क्या बोलते हैं, स्लरी। ये जो स्लरी है वो यहाँ पे आती जाती है और ये स्लरी इकट्ठी होती जाएगी यहाँ पे, और इस स्लरी को हम जो है खेतों के अंदर बेहतरीन खाद के रूप में काम में ले सकते हैं। जैसे कि हम हमारे घरों के अंदर इकट्ठा करते हैं, गोबर को एक स्थान पे इकट्ठा करते हैं, ठीक है, और वहां पे कुछ समय के लिए पड़ा रहने देते हैं। क्यों? ताकि उसके अंदर क्या हो, अंदर ही अंदर क्या होता रहे, किण्वन होता। तो वहां पे जीवाणु में किण्वन होता रहता है और उस किण्वन के फलस्वरूप जो गैसें मुक्त होती है वो वायुमंडल में ऐसे उड़ जाती है। उन गैसों को हम क्या करते हैं, यहाँ पे गोबर गैस प्लांट के थ्रू उसको क्या है, हम कलेक्ट कर लेते हैं और वो गोबर गैस जो है, उस गोबर गैस को हम किसी न किसी रूप में, ईंधन के रूप में, ऊर्जा के रूप में उसको प्रयुक्त कर सकते हैं, ठीक है। गोबर गैस में क्या क्या कंपोजिशन होता है इसका ये ध्यान रखना आपको। इसमें मीथेन है, वो लगभग है 55%, इसमें मीथेन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड है वो लगभग 44% होती है। यानी मुख्यतः 99% ये दो गैसेज हैं, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा जो दूसरी जो गैसेज है, सल्फाइड है, H2 है, N2 है, सल्फाइड गैसेज हैं, सल्फर, ये जो गैसेज है वो लगभग 1% जो है वो ये गैसेज भी रहती है, ठीक है। लेकिन मुख्यतः मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज जो है इसके अंदर गोबर गैस प्लांट के अंदर, गोबर गैस के अंतर्गत इसका मुख्य जो संगठित गैसेज हैं, इनका संगठन किसके द्वारा बना होता है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के द्वारा ये निर्मित है गोबर गैस, ठीक है। तो ये भाग होते हैं और यहाँ पे गोबर को पानी के साथ में घोल के डाला जाता है, ठीक है। अगर सर्दियों का मौसम होता है तो हम थोड़ा गर्म पानी मिला सकते हैं ताकि अंदर जो जीवाणु हैं, जो माइक्रोब्स हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, वो एक निश्चित टेम्परेचर पे, ठीक है, जिनका टेम्परेचर लगभग 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए और एक निश्चित पीएच के ऊपर ये कार्य करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अगर सर्दियां होती है तो थोड़ा गुनगुना पानी हम मिला के डाल सकते हैं ताकि उनके लिए एक टेम्परेचर सही बना रहे और इसके अंदर धीरे धीरे डाइजेशन होता रहता है और गैस जो है वो निर्मित होके ऊपर उठ के कहाँ इकट्ठी होती जाती है, गैस चैम्बर के अंतर्गत इकट्ठी हो जाती है। और इस गैस चैम्बर से हम पाइप को कनेक्ट करके उसको कहीं भी जहाँ पे प्रयुक्त करना होता है वहां पे हम इसको प्रयुक्त कर पाते हैं, ठीक है। और डाइजेशन के फलस्वरूप जो निर्मित किण्वित जो खाद है जिसको हम स्लरी बोल रहे हैं, ये भी बहुत ही अच्छी गुणवत्ता की खाद इससे प्राप्त होती है। स्लरी जो होती है गोबर गैस प्लांट के द्वारा प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये गोबर गैस प्लांट हो गया जो कि सामान्यतः डेयरी फार्मों में वहां पे इसको एस्टेब्लिश जो है वो किया जाता है, ठीक है। और गोबर गैस जो है वो इसके द्वारा जो है वो निर्मित की जाती है, जिसके द्वारा ईंधन के रूप में, ठीक है, खाना पकाने के रूप में या रोशनी के रूप में, ठीक है, लैंप वगैरह जलाने के वहां पे काम आ सकती है। इसके अतिरिक्त ये जो है ऊर्जा उत्पादन के रूप में, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जनरेटर के चलाने के लिए ये काम में आ सकती है। ईंधन के रूप में ये बहुत ही अच्छी तरीके से ये काम में आई जा सकती है, ठीक है। थोड़ी निम्न गुणवत्ता का ईंधन होता है लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से अगर इसको सही रूप में काम में लिया जाए तो ये
भी अच्छा कार्य करती है। तो ये आज हमने जो आवास व्यवस्था, कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा, बंद आवास व्यवस्था के बारे में। तो वहां पे जब स्थान की कमी होती है, जिन जगहों पे स्थान की कमी होगी, कम जगह चाहिए, तो वहां पे हम कौन सा है, कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम जो है वो अपना लेते हैं, जहाँ पे आवास की कमी होती है। इसमें जो है कि प्रति व्यक्ति पशु जो है उसका अलग से हम ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि एक एक इंडिविजुअल पशु का, कि इस पशु ने आज चारा नहीं चरा तो क्यों नहीं चरा है, हम इसका ध्यान रख पाते हैं। जबकि लूज हाउसिंग सिस्टम में क्या होता है, पूरा बड़ा ग्रुप होता है, उसके अंदर हम एक पशु जो है वो उसको नोटिस करना है कि अगर वो रोगग्रस्त हो जाता है तो कुछ समय बाद में नोटिस होता है, जबकि इसमें तुरंत नोटिस किया जा सकता है। तो यहाँ पे प्रति व्यक्ति पशु है, प्रति पशु है, उसकी अधिक देखभाल इसमें हो सकती है। हालांकि इसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो थोड़ी ज्यादा आती है, क्योंकि इसमें निर्माण की लागत जो है वो इसमें थोड़ी सी ज्यादा होती है, पक्का आपको कार्य करना पड़ता है। और लेकिन जगह इसमें क्या होती है, कम आवश्यकता पड़ती है। लेबर भी इसमें हालांकि आवश्यकता इसकी ज्यादा पड़ती है, क्योंकि ज्यादा एक जगह पे चारा डालने के लिए, उनको दूध निकालने के लिए अधिक लेबर की आवश्यकता इनमें पड़ती है। तो लूज और कन्वेंशनल का ये अपने अपने कुछ फायदे और कुछ नुकसान है, लेकिन जिन जगहों पे ज्यादा स्थान की आवश्यकता है, ज्यादा स्थान उपलब्ध है, वहां पे तो हम लूज हाउसिंग सिस्टम अपना सकते हैं। अन्यथा हम क्या है कि कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम, जहाँ पे स्थान की कमी हो सकती है, हम खुला नहीं रख सकते, वहां पे कौन सा हाउसिंग सिस्टम अपनाएंगे, कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने हाउसिंग सिस्टम में गोवंश का जो आवास व्यवस्था है, गोवंश की आवास व्यवस्था, उसके बारे में हमने देखा। और अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि भाई जो गोवंश है उनकी आवास व्यवस्था को कैसे साफ सुथरा रख सकते हैं, उसके बारे में, इनकी साफ सफाई के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।